हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 2 यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरीज के पार्ट सेकंड के बारे में। और ये होगा इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट और आखिरी वीडियो, जहां पे हम पहले डिस्कस करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड को यानी कि पीएफ को समझेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रेट्युइटीज को हम पढ़ते हैं सेक्शन 10 के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में यानी कि पीएफ के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा जो एम्प्लॉयर्स हैं वो काट लेते हैं, सिर्फ किस लिए, ताकि वो उसे प्रोविडेंट फंड में जमा कर सके। बात है ऐसा क्यों? प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि एक तरह से एक पर्सन जो है वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है जिसको वो फ्यूचर में कंज्यूम करेगा विद इंटरेस्ट, है ना। जैसे कुछ लोगों में आपने देखा होगा ना, सेविंग हैबिट बिल्कुल भी नहीं होती। जितनी भी सैलरी आई, जितना भी पैसा आया, सब अकाउंट से क्या होता है, गायब हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि एम्प्लॉयर इस बात को समझते हैं कि फ्यूचर में फिर ये लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में कहाँ जाएंगे, जब रिटायर होंगे या फिर सस्पेंड होंगे या फिर इन्हें जॉब सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी तब ये क्या करेंगे, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आई तब क्या करेंगे। तो इसलिए जो है ना, उनका सैलरी का कुछ हिस्सा, मान लो 10% है, 20% है, वो काट के एक अकाउंट में डाल दिया जाता है, जहां पे हम दो कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्योंकि उसकी सैलरी से पैसा कट रहा है, दूसरा होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। दोनों हमें पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में देखने का मौका मिलता है। तो एम्प्लॉइज यूज्ड प्रोविडेंट फंड टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को इसलिए यूज करते हैं ताकि फ्यूचर में वो अपने पैसे को सेव कर पाए, यानी कि बिना प्रोविडेंट फंड की हेल्प के हम फ्यूचर में अपना पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड है और ध्यान रखना प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ना इन्वेस्टमेंट बहुत कॉमन हो गई है, तो हम बात करते हैं एसआईपी की यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। सेम ऐसे ही ये भी होता है ना, यानी कि सेम ऐसे हमारा प्रोविडेंट फंड भी काम करता है। यहाँ पे अपना पैसा जमा भी करते हैं, वो पैसा कंपाउंड भी होता है विद इंटरेस्ट और एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट हमें मिल सकता है आफ्टर रिटायरमेंट या फिर आफ्टर सस्पेंशन। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के प्रोविडेंट फंड पढ़ने हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स आर मैनेज्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर 3 तरह के प्रोविडेंट फंड को मैनेज करता है। पहला क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। फंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, एक ऐसा फंड जिसे खुद गवर्नमेंट मेंटेन करती है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन कर सकती है और लोकल अथॉरिटीज यूनिवर्सिटीज जो है वो इस फंड को मेंटेन करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर, एक ऐसा फंड जिसको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, कमिश्नर खुद रिकॉग्नाइज कर रहा है और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से। तो टैक्स कमिश्नर रिकॉग्नाइज्ड ओनली दोस फंड्स व्हिच फॉलो द रूल्स गिवन इन 4th शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान रखना, जो इनकम टैक्स कमिश्नर है वो सिर्फ उन फंड्स को ही रिकॉग्नाइज करता है जो 4th शेड्यूल में लिखे हुए रूल्स को फॉलो करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर कौन से फंड लिए जाते हैं जो 4th शेड्यूल के रूल्स को फॉलो करें। तो फंड्स आर मेंटेन्ड बाय ट्रेडिंग कंपनीज। इन फंड को मेंटेन कौन करता है, ट्रेडिंग कंपनीज मेंटेन कर सकती है एंड एंटरप्राइजेस मेंटेन कर सकते हैं, जस्ट एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह, इंश्योरेंस कंपनीज की तरह एंड अदर इंस्टीट्यूशंस की तरह। तीसरा पॉइंट क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड। जो सा फंड स्टैट्यूटरी फंड के अंदर नहीं आता और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर नहीं आता, वो आता है हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर। यानी कि एक ऐसे फंड को हम यहाँ पे कह सकते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, जो ना तो पहले वाले यानी कि स्टैट्यूटरी फंड का पार्ट बनता है और ना ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पार्ट बनता है, तो वो इसके अंदर आता है। तो इसमें क्या आता है, मेंटेन्ड बाय स्मॉल स्केल प्राइवेट बिजनेस
एक मिनट, स्मॉल स्केल प्राइवेट बिजनेस कंसर्न्स, तो वो इसे मेंटेन करते हैं। अब कौन कौन से हैं वो, इसमें हमारे पास पहला पार्ट क्या आता है, इसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूशन आते हैं। एक तो आता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जनरली जो स्मॉल कंपनीज हैं वो भी अपने एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड मेंटेन करके चलती हैं, उनकी सैलरी से कुछ हिस्सा काट लेती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, और कुछ अपनी तरफ से पे कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एक पार्ट बन गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसका एक पार्ट बनेगा, यानी कि एम्प्लॉयर ने भी अपनी तरफ से कुछ हिस्सा पे किया। तीसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ अकाउंट, भाई इंटरेस्ट भी तो आएगा, ब्याज भी आएगा उस रखे हुए पैसे पे, तो वो इंटरेस्ट आएगा। फिर फोर्थ क्या आता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, फिर वहां से हम जो बैलेंस रिटायरमेंट पे लेते हैं वो इसमें आता है। तो चार चीजें जो है ना वो इस फंड का पार्ट बनती है। तो उम्मीद है आपको प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि क्या होता है प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और क्यों इतना जरूरी है ये, क्योंकि हम सब जानते हैं रिटायरमेंट में जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अपने फाइनेंशियल खर्चों के लिए या फिर डेली बेसिस पे जो भी एक्सपेंस होते हैं उसके लिए किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, अगर कोई हमारी केयर नहीं कर रहा तो ऐसे केसेस में जो हमारा रिटायरमेंट अमाउंट होता है या फिर जो लमसम अमाउंट आता है प्रोविडेंट फंड से, वो हमारी हेल्प करता है अपनी उस टाइम की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने में। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो अगर समझदार है, वो रैशनल है, तो वो अपना रिटायरमेंट खुद प्लान करके चलते हैं एक अमाउंट को इकट्ठा करते हुए। और जो लोग एम्प्लॉइज हैं किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, तो उन सबको बेनिफिट क्या मिलता है कि उन्हें रिटायरमेंट पे अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है पीएफ के जरिए, वो वैसे सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है कहीं ना कहीं रिटायरमेंट को प्लान करने का। तो हमने प्रोविडेंट फंड की बात कर ली, अब चलते हैं किसकी तरफ, ग्रेट्युइटी की तरफ, जो सेक्शन 10(10) हमारा डिस्कस करता है। अब वो क्या होता है वो देखते हैं। तो ग्रेट्युइटी का पहला पार्ट क्या आता है, तो ग्रेट्युइटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और डिफेंस सर्विसेज। तो ग्रेट्युइटी एक तरह से आप मान लो कि एडिशनल बेनिफिट है, सर्विस के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे वो किसका पार्ट बनेगा, ग्रेट्युइटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। और वो किनको मिलता है, वो लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर लोकल अथॉरिटी और डिफेंस सर्विस। दूसरा पार्ट हमारा, दूसरा पॉइंट क्या आता है, ग्रेट्युइटी रिसीव्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट 1972। ध्यान रखना, जो ग्रेट्युइटी मिलती है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग मिलती है, तो ग्रेट्युइटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉइज हु केम अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट 1972 देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 सम्स शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रेट्युइटी। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये 3 पॉइंट मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूं ना, ये क्या है, वो ग्रेट्युइटी के केस में एग्जेम्प्ट माने जाते हैं, यानी कि जिन पे एग्जेम्पशन मिला होता है। अब वो 3 सम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे ए पार्ट क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेट्युइटी रिसीव, कि असली में कितना अमाउंट, यानी कि कितना एडिशनल बेनिफिट ग्रेट्युइटी की फॉर्म में हमें मिला है, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है ग्रेट्युइटी की फॉर्म में, वो यहां पे आएगा। तो वो तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट क्या आ गया, रुपीज 20 लाख, मतलब 20 लाख रुपए। और जो हमारे पास सी पार्ट है वो क्या है, 15 डेज ऑफ सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, या फिर 15 दिन की सैलरी मिलेगी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, जितना उन्होंने हर साल में सर्विस दी थी। और 7 डेज सैलरी इन केस ऑफ सीजनल फैक्ट्रीज, और 7 डेज सैलरी उस केस में जब हम किसी सीजनल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। मोर देन 6 मंथ्स इज डीम्ड टू बी 1 ईयर, क्योंकि जब सीजनल होंगे तो भाई सिंपल सी बात है, पूरे साल तो काम किया नहीं होगा, उस सीजन में पर्टिकुलर काम किया होगा, तो हम 6 महीने यहाँ पे उस काम को मान के चल रहे हैं। क्योंकि देखो 15 दिन कब मिलेंगे फॉर ईच ईयर के, जब हमने पूरे साल काम किया होगा, उसी का आधा अप्रोक्स कितना हो गया 7, वैसे तो 7.5 होता है, पर हमें 7 डेज लेके चल रहे हैं। उसकी सैलरी कब मिलेगी, जब हम एक सीजनल वर्कर होंगे किसी पर्टिकुलर फर्म के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो उस केस में हमें वहां पे ग्रेट्युइटी मिल सकती है। तो अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो टैक्स एग्जेम्प्ट के अंदर आएंगे, यानी कि जहां पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है इसका, तो 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि पहला ग्रेट्युइटी कितनी किसको रिसीव होती है, फिर कैसे वो मिलती हैं, कौन कौन सी इसके अंदर आएंगी, और तीसरा इन अदर केस ग्रेट्युइटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, यानी कि ग्रेट्युइटी क्या होती है, वो अमाउंट जो एक एम्प्लॉय को मिल रही है, किससे मिलेगी, अपने एम्प्लॉयर से, ऑन हिज रिटायरमेंट, किस पे, अपने रिटायरमेंट पे, और ऑन हिज बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड प्रायर टू सच रिटायरमेंट। अच्छा हाँ, अगर वो इनकैपेबल रहा, इस वर्ड का मतलब क्या है कि वो इनकैपेबल है, यानी कि एक तरह से अब वो काम नहीं कर पाएगा,
ठीक है, मतलब हो सकता है भाई कि साउंड जो माइंड है वो अनसाउंड हो गया, यानी कि हो सकता है कोई पर्सन जो है वो दिमागी तौर से काम करने के लायक नहीं बचा, या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, तो ऐसे केसेस में ना, ठीक है, वो पर्सन जो है वो प्रायर एक तरह से रिटायरमेंट ले लेता है। तो सच रिटायरमेंट और एंड टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन भी हो सकता है ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसे काम से बाहर निकाल दिया, इज एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट गिवन बिलो। तो उसे टैक्स एग्जम्पशन किस केस से मिलेगी उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये तो चीज समझ गए कि ग्रेट्युटी किसको मिलती है, एम्प्लॉइज को। कौन देता है हमारे पास यहाँ पे, एम्प्लॉयर। अब उसे क्या कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, पहला हाफ मंथ सैलरी फ्रॉम ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि जितने साल उसने अपनी सर्विस के कंप्लीट किए होंगे उसके आधे महीने की सैलरी उसको मिलेगी। दूसरा रुपीज 20 लाख, मतलब 20 लाख अभी मिल सकता है। और सी एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी रिसीव्ड विच एवर इज लेस। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी क्या होगा, जो इनमें से कम होगा, या तो उसकी जो 6 महीने की सैलरी मिल रही है उसे, हाफ मंथ सैलरी मिल रही है, वो भी उन सर्विस ईयर के जो उसने कंप्लीट किए हैं, या तो वो कम हो या फिर 20 लाख रुपए कम हो, जो कम हो वो उसे ग्रेच्युटी की फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। तो ये तो बात होगी किसकी, ग्रेच्युटी की, सेक्शन 1010 के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, एग्जम्पशन ऑन ग्रेट्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज, यानी कि कौन कौन सी छूट उन एम्प्लॉइज को मिलती है जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं ग्रेट्युटी को लेके। यानी कि ग्रेट्युटी तो हमने बात की एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉइज को मिल रही है एम्प्लॉयर के जरिए, तो वो तो भाई प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं, वैसा भी हो सकता है। तो इसमें तुमने ये डिस्कस किया कि अगर एक पर्सन, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में है तो उसे ग्रेट्युटी किस तरीके से मिलेगी और उसे टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उसे किस तरह के टैक्स बेनिफिट्स यहां पे मिल सकते हैं। तो ग्रेट्युटी इज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स इन द पब्लिक सेक्टर अपॉन देयर रिटायरमेंट, जिनको कब मिला है, उनके रिटायरमेंट पे या फिर टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, काम से निकाल दिया उन्हें, और सुपर एनुएशन और कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्ट, ये कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी कि जो भी अमाउंट इन्हें ग्रेट्युटी के फॉर्म में मिलेगा उस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इट अप्लाइज टू वर्कर्स इन डिफेंस इंडस्ट्री, इसमें कौन से वर्कर्स आएंगे, जो डिफेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और कौन से आएंगे जो स्टेट में काम कर रहे हैं, और कौन से आएंगे जो फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। एंड द सिविल सर्विस, यानी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो यूपीएससी से आईएएस लगते हैं, आईआरएस लगते हैं, आईएफएस लगते हैं, आईपीएस लगते हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। एंड अदर लोकल अथॉरिटीज, वो भी इसका पार्ट यहाँ पे बनेंगे। तो ये हो गया वो काम जो पता लग गया कि जहां पे ग्रेट्युटी पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, टैक्स एग्जेम्प्ट रहती हैं ये सर्विसेज, जो भी मैंने ऊपर गवर्नमेंट सर्विसेज लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पे हमारा खत्म होता है ग्रेट्युटी। दूसरा हमने खत्म क्या कर लिया है, प्रोविडेंट फंड। उम्मीद है आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो ना इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में, जहां हम ये समझेंगे कि प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है उसको हम टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जिसको जो उतारना है वो उतार ले। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।